हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कार्बन क्लासेस। आई एम नीलम और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बायोलॉजी का एक और टॉपिक जो कि काफ़ी मतलब इंटरेस्टिंग टॉपिक है, लेकिन बहुत से बच्चे लोग इसे समझ नहीं पाते हैं। दैट इज़ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन चैप्टर आप लोगों को क्लास 7 में भी मिलेगा पढ़ने को, क्लास 10th में भी है, 11 में भी है, 12 में भी है। मतलब हर एक क्लास में आपको लगभग इसका थोड़ा बहुत टॉपिक मिल ही जाता है पढ़ने के लिए, ठीक है। तो रेस्पिरेशन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारे सिलेबस के लिए, बायोलॉजी पढ़ने वालों के लिए, बायोलॉजी में इंटरेस्ट लेने वालों के लिए ये बहुत ही स्पेशल टॉपिक है। तो लेट अस स्टार्ट विथ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन होता क्या है? कई लोगों को बहुत सारी गलतफहमियां हैं रेस्पिरेशन के बारे में। वो ब्रीदिंग को रेस्पिरेशन से कनेक्ट कर देते हैं कि सब एक ही है, ठीक है। हम लोग जो सांस ले रहे हैं वो और रेस्पिरेशन सब एक ही है, ऐसा लोग सोचते हैं, लेकिन दिस इज़ नॉट द ट्रूथ, ठीक है। ये सही नहीं है। रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग एक दूसरे से बहुत ही अलग टर्म्स हैं, ठीक है। क्या है टर्म्स वो मैं आप लोगों का क्लियरेंस आज करने वाली हूँ, तो प्लीज़ मेरा वीडियो फॉलो करते रहिए। आगे तक आप लोग लास्ट तक इस वीडियो को देखिए, आपको समझ में आ जाएगा क्या है रेस्पिरेशन, क्या है ब्रीदिंग, ये सब कुछ हमें आसानी से समझ में आ जाएगा। तो रेस्पिरेशन जो टॉपिक है वो और ब्रीदिंग एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है। क्या डिफरेंस है दोनों में, ये हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोगों को पता होना चाहिए कि रेस्पिरेशन क्या है और ब्रीदिंग क्या है, ठीक है। तो रेस्पिरेशन के लिए हम लोग क्या थिंग्स को मतलब मेन पॉइंट मानते हैं, क्या बातें हैं रेस्पिरेशन से रिलेटेड। देखिए, हम लोगों ने अपने पुराने वीडियो में देखा था कि डाइजेशन के बाद हम लोग जो भी फूड मटेरियल खाते हैं, ठीक है, हम लोग जो भी फूड मटेरियल खाते हैं उन सब का पाचन होता है, डाइजेशन होता है, और फिर वो छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ते हैं। कार्बोहाइड्रेट मॉडिफाइड टू ग्लूकोज, प्रोटीनस फूड मॉडिफाइड टू एमिनो एसिड्स एंड फैटी फूड्स आर मॉडिफाइड टू फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल्स, ठीक है। मतलब ये सब मतलब ये सब डिफरेंट हो जाते हैं, अपना रूप चेंज कर लेते हैं, ठीक है, आफ्टर डाइजेशन। तो ये जो रूप चेंज करते हैं, इस रूप चेंज करने के पीछे कारण क्या होता है? कारण यही है कि इनसे हमें एनर्जी बनाना है, ठीक है। इनसे हमें बॉडी में एनर्जी बनाना है और साथ ही साथ ये हमारे ग्रोथ में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं, ठीक है। ये तीनों ही थिंग्स हमारे ग्रोथ में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं। तो बात आ जाती है कि ये मैं आप लोग को रेस्पिरेशन में क्यों बता रही हूँ। तो कारण इसका एकदम सिंपल है, क्योंकि रेस्पिरेशन में ये टूटे हुए फूड मटेरियल्स ही यूज़ होते हैं, ठीक है। ये जो शॉर्ट टर्म में कन्वर्ट हो चुके हैं मटेरियल्स, एक्चुअली में कहा जाता है द गुड रिसोर्स ऑफ एनर्जी इज़ फैटी सब्सटेंस, ठीक है। जो सबसे ज़्यादा मात्रा में एनर्जी रिलीज करता है वो फैटी सब्सटेंस होता है हमारे बॉडी में, ठीक है। और उससे कम अगर हम लोग बोले तो कार्बोहाइड्रेट्स वाला फूड जो होता है, जो ग्लूकोज बनाता है, वो हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, ठीक है। लास्ट में गिनती आती है प्रोटीनस फूड्स की, ठीक है। तो ये तीनों ही थिंग्स, जब ये तीनों थिंग्स का शॉर्ट टर्म में कन्वर्शन हुआ, दैट इज़ ग्लूकोज, एमिनो एसिड एंड फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल्स, तो ये सभी चीज़ें आगे चल के किस काम में लाई जाएंगी? ये सभी चीज़ें आगे चल के हमारे बॉडी में या तो ग्रोथ का काम करेंगी, रिपेयरिंग का काम करेंगी, मतलब टिश्यूज़ के बनाने का काम करेंगी, सेल्स के टिश्यूज़ का रिपेयरिंग का काम, और या तो वो एनर्जी रिलीजमेंट का काम करेंगी, ठीक है। तो ये एनर्जी रिलीजमेंट वाला जो प्रोसेस है यही कहलाता है रेस्पिरेशन, ठीक है। तो चलिए हम लोग इस रेस्पिरेशन को और डिटेल्स में जानते हैं कि ये रेस्पिरेशन एक्चुअली में है क्या। तो रेस्पिरेशन का अगर एग्जैक्ट डेफिनेशन मैं आप लोगों को बताऊं तो क्या है एग्जैक्ट डेफिनेशन? सिंपली आप लोग समझिए, द प्रोसेस इन विच एनर्जी इज रिलीज्ड इन आवर बॉडी, ठीक है। जिस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होती है हमारे बॉडी में उसे हम लोग रेस्पिरेशन कहते हैं। लेकिन इसको थोड़ा डिटेल भी तो करना है, तो डिटेल क्या है इसका वो देख लीजिए। ऐसे आप लोग अगर फिजिकली सोचें तो एनर्जी रिलीजमेंट किससे होती है, ठीक है। क्या मतलब सोच के देखिए, एनर्जी अगर हमने रिलीज़ करनी है तो हम लोग मान के चलिए कि हमें लकड़ियाँ जलानी है, उससे हम लोग को लाइट एनर्जी मिलेंगी, ठीक है।
तो जब हमने लकड़ियाँ लाई जलाने के लिए, तो क्या उस लकड़ी को हम लोग पूरे बड़े रूप में पेड़ का जो कटा हुआ हिस्सा, उस पूरे बड़े लकड़ी को हम लोग काटेंगे तो एनर्जी रिलीज़ होगी, मतलब जलाएंगे तो एनर्जी रिलीज़ होगी? नहीं, उसे हमें छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना ज़रूरी है कि नहीं? तो उसी हिसाब से हम लोग सोचते हैं कि हम लोग जो खाना खाते हैं, जो हम लोग सॉलिड सब्सटेंस खाते हैं, क्या वो सॉलिड सब्सटेंस को ही ब्रेक डाउन करके हमारा एनर्जी रिलीजमेंट हो सकता है? नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो वो जो काम होता है वो उस सॉलिड सब्सटेंस को सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करने के बाद, मतलब आफ्टर डाइजेशन में एक प्रोसेस मैंने आप लोगों को बताया था, द एसिमिलेशन। ओके, एसिमिलेशन क्या था कि एसिमिलेशन में जो भी डाइजेस्टेड फूड है, डाइजेस्टेड फूड दैट इज एब्जॉर्ब्ड फूड, ठीक है, डाइजेस्टेड फूड का जो एब्जॉर्ब्ड फूड होता है उसे हम लोगों की जो ब्लड वेजल्स होती हैं वो अपने आप में एब्जॉर्ब कर लेती हैं और उससे फिर आगे चल के हमारा ग्रोथ का, रिपेयरिंग का काम होता है बॉडी में। साथ ही साथ उस ब्लड स्ट्रीम में एनर्जी बनने का भी काम चलता रहता है। ओके, एसिमिलेशन ये था हमारा टॉपिक। तो उस एसिमिलेटेड फूड का अगर हम लोग इसका एग्जैक्ट डेफिनेशन बोले तो क्या होगा रेस्पिरेशन का डेफिनेशन? द रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस, और उस प्रोसेस को भी हम लोग और डिटेल्स बोले तो क्या होगा? द रेस्पिरेशन इज द बायोकेमिकल प्रोसेस। ओके, बायोकेमिकल प्रोसेस बिकॉज ऑफ दिस प्रोसेस इज डन इन द बायोटिक सेल्स। ओके, बायोटिक सेल्स में होता है ये प्रोसेस, ना कि ये बाहर कहीं भी हो सकता है। ये रेस्पिरेशन हमारे बायोटिक सेल्स में होता है और साथ ही साथ इसमें कुछ केमिकल फॉर्मेशन होता है। ओके, इसमें कुछ केमिकल फॉर्मेशन होता है, तो इसे हम लोग क्या नाम देंगे? द रेस्पिरेशन, द बायोकेमिकल प्रोसेस, द बायोकेमिकल प्रोसेस in which assimilated food is break down and energy will release is called respiration. Okay, the biochemical process in which assimilated food is break down and energy will release is called respiration. Okay, तो ये प्रोसेस है रेस्पिरेशन। और साथ ही साथ इसमें हम लोग क्या कहते हैं कि इस प्रोसेस में जनरली कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। ओके, और हाँ, एक और चीज़ इसमें हम लोग इंक्लूड करते हैं, बाय द यूज़ ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, विद द यूज़ ऑफ ऑक्सीजन। लेकिन इसे मैंने अभी आइडेंटिफाई इसलिए नहीं किया क्योंकि आगे चल के आप लोग समझिएगा कि इसमें और भी थिंग्स हैं जो इंक्लूड होंगी। रेस्पिरेशन अपने आप में बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। ओके, रेस्पिरेशन इज़ अ कॉम्प्लेक्स वन प्रोसेस। इसमें दो टर्म्स इंक्लूड होते हैं। ओके, एक टर्म इसमें आता है जिसमें कि ऑक्सीजन का ज़रूरत पड़ता है, टाइप्स हैं इसके, और एक टर्म होता है जिसमें ऑक्सीजन का ज़रूरत नहीं होता है। ओके, तो इस तरह से हम लोग इसमें डायरेक्टली तो नहीं कहेंगे ना विद द यूज़ ऑफ ऑक्सीजन, इसलिए मैंने इस डेफिनेशन में आपको नहीं मेंशन किया है ये टॉपिक। ओके, लेकिन अपने दिमाग में आप लोग रखिएगा कि रेस्पिरेशन ज़्यादातर केसेस में ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही होता है। ओके, जनरली इसमें ऑक्सीजन यूज़ किया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग इस रेस्पिरेशन प्रोसेस को एक केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में बताने जा रहे हैं। उस केमिकल इक्वेशन को आप लोग एकदम क्लियरली समझिएगा। रेस्पिरेशन इज जस्ट ऑपोजिट देन फोटोसिंथेसिस। ओके, अगर आप लोगों को रेस्पिरेशन पता है तो आप लोग फोटोसिंथेसिस इजीली कर लीजिएगा। अगर आप लोगों को फोटोसिंथेसिस पता है तो आप लोगों को रेस्पिरेशन बनाने में एकदम आसानी होगी। तो देखिए, इसका हम लोग जब इक्वेशन लिखते हैं तो क्या लिखते हैं? 6C6H12O6 प्लस 6CO2 प्लस 6H2O प्लस एनर्जी। ओके, तो
क्या ये आप लोगों के लिए क्लियर हो रहा है कि मैंने क्या इक्वेशन लिखा है? दिस इक्वेशन इज जस्ट ऑपोजिट देन फोटोसिंथेसिस। ओके, दिस इज जस्ट ऑपोजिट देन फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में होता क्या है कि जो हमारे राइट साइड में है वो लेफ्ट में होता है, जो हमारे लेफ्ट साइड में है वो राइट में होता है टर्म्स। ओके, अगर केमिकली मैं ये बताऊं आप लोगों को तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे जो फूड मटेरियल है, जो एसिमिलेटेड फूड है, दैट इज ग्लूकोज। ग्लूकोज का ब्रेक डाउन हुआ इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, और ब्रेक डाउन के बाद क्या फॉर्मेशन हुआ? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। ओके, तो दिस इज क्लियर फॉर यू। और इसको मैंने एक नॉर्मल वे में आपको बताया है क्योंकि ये मैं आप लोगों को बेसिक्स दे रही हूँ। इसका बहुत ज़्यादा डिटेल से रेस्पिरेशन को लेकर के आगे के हायर क्लासेस में आप लोगों को मिलेगा ये पढ़ने के लिए, ठीक है, बहुत ज़्यादा डिटेल्स है। तो इतना इसका ये बेसिक है, इसको आप लोग क्लियरली समझिए कि ये जो टॉपिक है ये फोटोसिंथेसिस का जस्ट ऑपोजिट प्रोसेस है। तो अब मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ कि ये जो प्रोसेस है क्या ये कैटाबॉलिक होगा या एनाबॉलिक होगा? क्या आप लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन आया कि दिस इज कैटाबॉलिक प्रोसेस और एनाबॉलिक प्रोसेस? इसका आंसर है सिंपली दिस इज अ कैटाबॉलिक प्रोसेस, ठीक है। मेरे पुराने लेक्चर्स में आप लोग कई बार सुने होंगे मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म होता क्या? ऑल द लाइफ प्रोसेसेस इन आवर बॉडी, ठीक है। हम लोगों के बॉडी में जितने भी लाइफ प्रोसेसेस होते हैं उन सभी को कलेक्टिव रूप से हम लोग मेटाबॉलिज्म कहते हैं। वो दो टाइप्स के होते हैं, एक एनाबॉलिक प्रोसेस, एक कैटाबॉलिक प्रोसेस। एनाबॉलिक आर द कंस्ट्रक्टिव प्रोसेसेस एंड कैटाबॉलिक आर द डिस्ट्रक्टिव प्रोसेसेस। तो सिंस कि इसमें ब्रेक डाउन हो रहा है, ठीक है, ब्रेक डाउन ऑफ फूड मटेरियल हो रहा है, ब्रेक डाउन ऑफ एसिमिलेटेड फूड हो रहा है, तो उसमें हो क्या रहा है? इसमें तो कुछ टूटने का काम हो रहा है ना, इसमें तो कोई हमारी रचना नहीं हो रही है, किसी तरह का कंस्ट्रक्शन नहीं हो रहा है, इसमें डिस्ट्रक्शन हो रहा है। तो क्लियरली आप लोग समझिए दिस इज अ टाइप ऑफ कैटाबॉलिक प्रोसेस और दिस इज कैटाबॉलिक प्रोसेस। ओके, तो ये हुआ हमारा इसका एक और ओवरव्यू अबाउट रेस्पिरेशन। अब हम लोग चलते हैं और भी कुछ और थिंग्स देख लेते हैं। इसमें क्या इसमें किसी तरह का ऑक्सीडेशन रिडक्शन हुआ है? क्या आप लोगों के दिमाग में ये भी क्वेश्चन आया कि क्या इसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन हुआ या नहीं हुआ? तो देख लीजिए, सिंपली इसमें ऑक्सीडेशन हुआ। ओके, इसमें ऑक्सीडेशन किसका हुआ? देख लीजिए, इसमें ऑक्सीडेशन C6H12O6 का हुआ इन द फॉर्म ऑफ CO2। ओके, C6H12O6 में CO2 वो कन्वर्ट हो गया CO2 में, तो इसमें से जो ग्लूकोज है हमारा उसका ऑक्सीडेशन होता है और उसी तरह से हमारे ऑक्सीजन का रिडक्शन होता है H2O में। ओके, तो इसमें भी हमारा ऑक्सीडेशन रिडक्शन हुआ जस्ट लाइक फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस भी एक रिडॉक्स रिएक्शन है, रेस्पिरेशन भी एक रिडॉक्स रिएक्शन है। ओके, तो इसे भी हम लोग कहेंगे रिडॉक्स रिएक्शन। ओके, तो ये था इस रेस्पिरेशन का ओवरव्यू। ओके, अब हम लोग चलते हैं इस रेस्पिरेशन को ब्रीदिंग से कनेक्ट करते हैं हम लोग। तो ब्रीदिंग से कनेक्शन किस तरह से होता है? बहुत से लोगों को, जो लोग शायद रेस्पिरेशन कभी पढ़े ही ना है, उन लोगों को लगता है कि ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन दोनों एक ही है, श्वसन एंड श्वास एक ही है। क्या ये करेक्ट है? श्वसन एंड श्वास लेना क्या दोनों सेम है? नो, कभी भी नहीं हम लोग कहेंगे कि दोनों सेम है। श्वसन एक बायोकेमिकल प्रोसेस है। ओके, अच्छा, इसमें मैंने एक और बात आपको नहीं बताई, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड सेल्यूलर रेस्पिरेशन। सेल्यूलर रेस्पिरेशन बिकॉज ये हमारे बॉडी के ईच एंड एवरी एक्टिव सेल्स में होते हैं। ओके, इट इज एन एक्टिव प्रोसेस। ओके, respiration is an active process and it is also done in all each and every cells, ठीक है, इसलिए इसे हम सेल्यूलर रेस्पिरेशन भी कहते हैं। ये क्या है? एक्टिव प्रोसेस है और इसे हम लोग सेल्यूलर रेस्पिरेशन भी कहते हैं। ओके, एक्टिव प्रोसेस इसलिए क्योंकि इसमें कुछ एनर्जी लगता है। इस प्रोसेस को करने में एनर्जी रिक्वायर्ड है। क्यों एनर्जी रिक्वायर्ड है? क्योंकि जब तक एनर्जी रहेगा नहीं
तब तक हम लोग रेस्पिरेशन नहीं कर पाएंगे। ये अलग बात है कि इसमें मोर एंड मोर एनर्जी बनता है, लेकिन इसमें ज़रूरत भी है एनर्जी की। ओके, हम लोग अगर एनर्जी नहीं यूज़ करेंगे तो हम लोगों की जो मांसपेशियां होती हैं, जो हमारे बोन्स मसल्स होते हैं, वो वर्क नहीं कर पाएंगे, हमारा मेटाबॉलिज्म वर्क नहीं कर पाएगा। अगर हमारा मेटाबॉलिज्म वर्क नहीं कर पाएगा तो रेस्पिरेशन नहीं होगा। एकदम सिंपल सी बात है। ओके, तो ये एक एक्टिव प्रोसेस है, इसमें लेस एनर्जी यूज़ होता है जो हमारे सेल्स में जमा है। ओके, हमारे सेल्स में एनर्जी जमा है, वो एनर्जी लेकर हमारा बॉडी और भी फंक्शंस करता है ताकि और ज़्यादा एनर्जी हमारे बॉडी में बन सके। ओके, इसमें होता क्या है कि ये एक सेलुलर रेस्पिरेशन है, साथ ही साथ ये ब्रीदिंग से टोटली डिफरेंट है। पहले मैं आप लोगों को ये ब्रीदिंग से डिफरेंस बताती हूँ, उसके बाद मैं बताऊँगी कि इसका जो एनर्जी बनता है वो किस फॉर्म में कलेक्ट किया जाता है और किस फॉर्म में ये जमा रहता है हमारे बॉडी में। ओके, तो देखिए पहले हम लोग देखते हैं ब्रीदिंग से इसका डिफरेंस। रेस्पिरेशन एंड ब्रीदिंग। अगर हम लोग बोलें कि रेस्पिरेशन इज़ अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, रेस्पिरेशन में बहुत सारा प्रोसेसेस इंक्लूड है। ओके, रेस्पिरेशन इज़ अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, उसमें केमिकल इक्वेशंस होते हैं, उसमें पूरा बॉडी हमारा वर्क करता है, ईच एंड एवरी सेल हमारा वर्क करता है। लेकिन अगर हम लोग ब्रीदिंग की बात करें तो दिस इज़ अ सिंपल प्रोसेस, ब्रीदिंग इज़ अ सिंपल प्रोसेस। उसमें क्या हो रहा है, उसमें क्या हमारा पूरा बॉडी वर्क कर रहा है? नहीं, उसमें बस हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम का लंग्स वर्क कर रहा है। ओके, इसमें बस लंग्स वर्क कर रहा है और इसमें होल बॉडी सेल वर्क कर रहा है। रेस्पिरेशन इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, ब्रीदिंग इज अ सिंपल प्रोसेस। ओके, रेस्पिरेशन के लिए हम लोग क्या कहेंगे? रेस्पिरेशन इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस एंड ब्रीदिंग इज अ सिंपल प्रोसेस। रेस्पिरेशन में हम लोग क्या कहेंगे कि वो हर एक बॉडी सेल के किसी ऑर्गेनिल में होता है। ठीक है, रेस्पिरेशन हर एक बॉडी सेल के किसी न किसी ऑर्गेनिल में होता है, आइदर वो माइटोकॉन्ड्रिया हो या वो ये साइटोप्लाज्म हो। ओके, उसको तो हम लोग आगे डिफाइन करेंगे ही रेस्पिरेशन टॉपिक में। अभी फिलहाल ब्रीदिंग में हमारा सिर्फ लंग्स काम करता है, वो एक सिंपल प्रोसेस है, उसमें बस एक्सचेंज ऑफ गैसेज होते हैं। इसमें क्या है कि इसे हम लोग बायोकेमिकल प्रोसेस कहते हैं, बायोकेमिकल प्रोसेस। और इसमें हम लोग क्या कहेंगे कि दिस इज ओनली अ फिजिकल प्रोसेस। क्या है कि ब्रीदिंग बस इंटरेक्शन टू एनवायरनमेंट फ्रॉम बॉडी होता है। ठीक है, एनवायरनमेंट से गैसेस को अंदर लेना और बॉडी से गैसेस को बाहर निकालना, बस इसमें एक्सहेलेशन एंड इनहेलेशन होता है। ठीक है, एक्सहेलेशन एंड इनहेलेशन, बस इसमें यही होता है। बस निःश्वास मतलब श्वास अंदर लेना और श्वास बाहर छोड़ना, बस यही होता है। लेकिन क्या आप लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आया कि ब्रीदिंग में किस तरह का गैसेस बाहर निकलता है? क्या सिर्फ हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं और सिर्फ हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता है। हमारे अंदर जब इनहेलेशन होता है तो पूरा एयर हमारे अंदर जाता है। ठीक है, और जब हमारे अंदर से एक्सहेलेशन होता है तो पूरा एयर हमारे अंदर से बाहर निकलता है। ओके, लेकिन लोगों का मानना है कि सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड अंदर निकल रहा है बाहर और ऑक्सीजन अंदर जा रहा है। तो इसको हम लोग क्लियर करते हैं। बात यह है कि हमारे एटमॉस्फेयर में जो परसेंटेज ऑफ गैसेस मौजूद हैं, वो परसेंटेज ऑफ गैसेस हम लोग जब भी इनहेल करते हैं, वो इनहेलेशन में ईच एंड एवरी इनहेलेशन में वो परसेंटेज ऑफ गैसेस हमारे अंदर जाती हैं। ठीक है, ईच एंड एवरी इनहेलेशन में। और साथ ही साथ जब हम लोग एक्सहेल करते हैं तो अंदर के वो सारे जो गैसेस एक्स्ट्रा गई थी, वो सारी गैसेस इंक्लूडिंग विथ कार्बन डाइऑक्साइड, एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड, वो बाहर निकलती हैं। ओके, तो इसका कुछ एक परसेंटेज है हमारे इनहेलेशन और एक्सहेलेशन का। इनहेलेशन के लिए अगर हम लोग बोलें तो ऑक्सीजन जो है वो कितनी होती है? 21% इन एयर है, तो 21% हम लोग इनहेल करते हैं। ओके, CO2 के लिए अगर हम लोग बोलें तो 0.04% एयर में है, तो यानी कि वो हम लोग इनहेल
करते हैं। ओके, और अदर के लिए जो बाकी सारा बच जाता है वो अदर हो जाता है, वो मतलब हम लोग इनहेल करते हैं। नेक्स्टली अगर हम लोग एक्सहेलेशन के लिए बोलें, एक्सहेलेशन के लिए, तो एक्सहेलेशन में हमारा जो एयर है ऑक्सीजन हो जाता है 16.4%, कार्बन डाइऑक्साइड यही हो जाता है हमारा 4.04%, 4.4%, और एक्स्ट्रा जो मटेरियल वाटर वेपर होता है वो अलॉट हो जाता है। ठीक है, यहाँ अदर मटेरियल्स आर लिटिल हम लोग कह सकते हैं। ओके, क्या है कि देखिए आपको इसमें क्लियरेंस किस बात का करना है। यहाँ पे हम लोग, यहाँ पे गलती हो गई, यहाँ पे इनहेलेशन लिखना होगा, इनहेलेशन, और यहाँ पे एक्सहेलेशन, ये इनहेलेशन के लिए है। और एक चीज़, इनहेल्ड एयर। ओके, तो देखिए क्या है इसका टॉपिक। यहाँ पे जब मैंने बोला आपसे कि इनहेलेशन हम लोग जब करते हैं ब्रीदिंग के लिए, तो वहाँ जो परसेंटेज ऑफ गैसेज एटमॉस्फेयर में है वही हमारे अंदर जाती हैं। तो आप लोग जानते होंगे हमारा नॉर्मल अभी क्या चल रहा है, 21% ऑक्सीजन, 0.04% CO2 एंड अदर, यानी कि वाटर वेपर अ लिटिल रहता है। हम लोग जो इनहेल करते हैं उसमें वाटर वेपर तो होता नहीं है, लेकिन यही जब हम लोग एक्सहेल करेंगे तो देख लीजिए उसमें हमारा ऑक्सीजन कम हो गया, ऑक्सीजन का लेवल क्या हो गया, कम हो गया, 6.44% हो गया। क्यों? क्योंकि वो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन जो था वो हमारे बॉडी सेल ने यूज़ कर लिया। ओके, हमारे बॉडी सेल ने किस में यूज़ कर लिया, इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन में उसने यूज़ कर लिया। और साथ ही साथ 4.4% कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। वो कार्बन डाइऑक्साइड एक्स्ट्रा कैसे बन गया, क्योंकि हमारे बॉडी सेल में जब रेस्पिरेशन हुआ तो वो आ करके जब ब्लड का प्योरीफिकेशन करती है तो उसमें क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एक्सचेंज हो जाता है लंग्स में। ओके, तो लंग्स में हमारा कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा मात्रा में बढ़ा हुआ है, वो एक्सहेल होने के लिए तैयार है। ओके, पहले हम लोगों ने जो इनहेल किया था वो था 0.04%, लेकिन उसी में और इंक्लूड हो गया वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ रेस्पिरेशन। ओके, तो वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ रेस्पिरेशन इंक्लूड होकर के टोटल परसेंटेज बन गया 4.4%, जो हम लोग अब एक्सहेल करेंगे। कहा जाता है कि हम लोग एवरी टाइम रेस्पिरेशन करते रहते हैं, मतलब श्वसन करते रहते हैं, जिसमें ब्रीदिंग हमारा चलता रहता है। उस ब्रीदिंग में हम लोग हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं। तो ये जो प्रोसेस ये चलता रहता है, ये किसके कारण चलता है, क्योंकि इसमें हमेशा हम लोग ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ही नाम क्यों लेते हैं, किसी और चीज़ का नाम क्यों नहीं लेते हैं, क्योंकि इसका भी एक कारण है, क्योंकि परसेंटेज बढ़ना घटना इसमें इंक्लूड है। ओके, ऑक्सीजन का परसेंटेज कब बढ़ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज कब बढ़ रहा है, ये देखना ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये है हमारा ब्रीदिंग मैकेनिज्म। ओके, ये ब्रीदिंग मैकेनिज्म को हम लोग और डीपली एक्सप्लेन करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। और यहाँ देखिए हम लोग रेस्पिरेशन से ब्रीदिंग का एकदम सिंपल डिफरेंस आप लोगों के दिमाग में अब क्लियर हो गया होगा कि रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग एक दूसरे से टोटली डिफरेंट है। रेस्पिरेशन पूरे बॉडी में होता है, पूरे बॉडी के सेल्स में होता है, कॉम्प्लेक्स होता है, बायोकेमिकल होता है, इसमें कुछ केमिकल इक्वेशंस होते हैं, कुछ इसमें बाई प्रोडक्ट निकलते हैं, एनर्जी रिलीजमेंट प्रोसेस है। ओके, इसमें एक और चीज़ हम लोग इंक्लूड कर सकते हैं, एनर्जी रिलीज्ड। ओके, इसमें नो एनर्जी रिलीज। ओके, तो इस तरह से हम लोग रेस्पिरेशन एंड ब्रीदिंग को कंप्लीट करते हैं। ओके, तो ये हो गया हमारा रेस्पिरेशन एंड ब्रीदिंग। अब हम लोग का इस लेक्चर का लास्ट टॉपिक, दैट इज एनर्जी जो रिलीज होती है रेस्पिरेशन में, वो एनर्जी किस फॉर्म में कन्वर्ट की जाती है। एनर्जी हमारे बॉडी में एवरी टाइम रेस्पिरेशन चलता रहता है। अगर हम लोग रेस्पिरेशन ना करें तो इसका मतलब हम लोग जीवित ही नहीं हैं, हम लोग अलाइव नहीं हैं। और ये रेस्पिरेशन टॉपिक हम लोग सिर्फ ह्यूमन बींग्स के लिए ही नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग हर ऑर्गेनिज्म के लिए पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो क्या है, तो इस रेस्पिरेशन में जो हमारा एनर्जी बनता है, एक्चुअली में हमारे सेल्स में, आप लोग को पता होना चाहिए कि हमारे सेल्स में कुछ टर्म्स मौजूद होते हैं। क्या मौजूद होते हैं वो देखिए, हमारे सेल्स में, दिस इज आवर सेल। ओके, इस सेल में क्या क्या थिंग्स मौजूद है, लेस एनर्जी मौजूद है। ओके, लेस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ADP। ओके, ADP
का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन डाई फॉस्फेट। ओके, देन हमारे सेल में और क्या मौजूद होता है, दैट इज इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, ठीक है, जिसे हम लोग PI के सिंबल से डिनोट करते हैं। ओके, अब क्या होता है कि जब हमारे सेल में रेस्पिरेशन हुआ, इवन वो साइटोप्लाज्म में हो या माइटोकॉन्ड्रिया में, ये है हमारा साइटोप्लाज्म और ये है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। तो रेस्पिरेशन जब होगा हमारे सेल में तो क्या होगा, तो हमारे सेल में एक्स्ट्रा एनर्जी रिलीज होगा, जैसा कि मैंने अपने पहले इक्वेशन में आपको बताया था, एनर्जी रिलीज होगी। अब वो एनर्जी इस फॉस्फेट के इस ADP के साथ एडअप होकर के, ओके, इस ADP के साथ एडअप होकर के और साथ ही साथ इस PI मीन्स इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ एडअप होकर के ATP बनाएगी। ओके, तो क्या हो जाएगा, ADP प्लस PI प्लस एनर्जी, ये तीनों मिलकर के क्या बनाएगी, ATP। ओके, ये ATP किस नाम से जानी जाएगी, एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट। ओके, अब ये ATP जो है ये एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के नाम से जानी जाएगी। इसमें अब क्या है, अब ज़्यादा मात्रा में एनर्जी है। पहले हमारे सेल में कुछ कम था एनर्जी का पावर, अब थोड़ा ज़्यादा है एनर्जी। ओके, जैसे कि हमारे पास पहले 10 रुपये थे, अब 100 रुपये हो गए, ठीक है। तो ये है इसका हिसाब। अब देखिए कि ये जो ATP है, ये ATP जैसे जैसे हमारा बॉडी एनर्जी कंज्यूम करेगा वैसे वैसे वो ADP के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। जब हमारे बॉडी में एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होंगे, ठीक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, तब क्या होगा कि एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाएगा, एनर्जी रिलीज हो जाएगा। तो एनर्जी रिलीज होगा, एनर्जी रिलीज होगा तो क्या बनेगा, दिस विल लीड्स टू ATP, ठीक है, ATP बनेगा, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बनेगा। और यही अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा, एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा, तब क्या होगा, तब हमारा एनर्जी एब्जॉर्ब होगा, ठीक है। तो यानी कि ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ADP में कन्वर्ट हो जाएगा। दिस लीड्स टू द ADP, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। ओके, तो ये कन्वर्शन चलता रहता है, ADP का ATP में, ATP का ADP में, इस तरह से कन्वर्शन चलते रहता है। और ये एक तरह से एनर्जी करेंसी कहलाती है, एनर्जी करेंसी कहलाती है, जो कहाँ जमा रहती है, ये हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में जमा होके रहती है। जैसे जैसे हमें ज़रूरत पड़ती है वैसे वैसे हम लोग उसका यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये था हमारे एनर्जी करेंसी का टॉपिक कि हम लोग किस फॉर्म में एनर्जी को अपने बॉडी में जमा रखते हैं और कहाँ जमा रखते हैं, हमारे बॉडी सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में जमा रहता है। दिस इज़ द माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, तो ये था हमारा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन अबाउट रेस्पिरेशन। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसी का डिफरेंट टाइप्स रीड करेंगे, डिफरेंट टाइप्स को डिस्कस करेंगे। एयरोबिक रेस्पिरेशन, एनाएरोबिक रेस्पिरेशन, व्हाट इज़ ग्लाइकोलाइसिस, व्हाट इज़ क्रेब्स साइकिल, सब कुछ मैं आप लोगों को डिस्कस करने वाली हूँ। सो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।